अरे गलत बात कर रहे हैं, वो तो है ही, उसमें तो कोई सर्वे करने की जरूरत है। जो 18 लाख है वो तो है ही। उसके अतिरिक्त तो जो 12 अभी 2021 में गणना कराना था, तो अब जो 12 साल में जो और नए हितग्राही हो गए हैं, तो ओम माथुर जी से कहना चाहूँगा, क्या वो नए हितग्राही को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और ये सर्वे तो उसी को होगा ना, उज्ज्वला की भी होगा और शौचालय की भी होगा। हम कोई आर्थिक सर्वेक्षण नहीं करा रहे हैं, ना हम जनगणना करा रहे हैं। हम तो उन हितग्राहियों से जो वास्तविक पात्र हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। उससे सहमत है कि नहीं सहमत है, ये बता दीजिए। मतलब मुझे दे दें, मैं तो विधानसभा में बोला हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोला हूँ, वो जितने आवेदन है दे दीजिए, मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। क्यों नहीं दिए? हमने जब भी आवेदन किया, जब भी फॉर्म भरवाए, सबको राज्यपाल को दे दिए थे कि नहीं दिए? आपको याद होगा, गाड़ी में भर भर के ले गए थे लाखों आवेदन। मैं आप इससे भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी पर जितने आवेदन है तो मिस्ड कॉल करके कराए हैं, उसको सबको दे दो। लेकिन उस मामले में मौन है। बिल्कुल सही बात। देखिए कितने ऐसे FIR दर्ज हैं छत्तीसगढ़ में जो वर्षों पुराने हैं, 2014 के, 2000 उसके पहले के, उसके बाद 16-17 के, वो सारे FIR दर्ज हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी जो इसमें कुछ कोयला व्यापारी और कुछ हमारे खनिज विभाग के अधिकारी, हम मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, अब वो जांच चल रहा है। जून की घटना है, अब मार्च आ गया, 6 महीना 9 महीना हो गया, लेकिन अभी तक के वो जांच के तह में पहुँचे ही नहीं है। तो आप फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत ही नहीं कर पाएंगे। और बातचीत में तो वो कहते भी हैं कि ये लोकसभा चुनाव तक चलेगा। तो उद्देश्य क्या है? जब हम चुनाव में जाते हैं, मैंने आपको बताया कि झारखंड है, आसाम है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, और तो और अधिवेशन के पहले यहाँ छापा डाला। आप सब ने देखा कि जो लोगों को जिम्मेदारी दिए थे उन सब के घर में छापा डाल दिए। जो वेंडर है उसके यहाँ बैठ गए, नोटिस भी नहीं दिए, वहाँ बैठ गए। तो आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य राज्य सरकार के या अधिकारियों को, कर्मचारियों को बदनाम करना और उसको प्रताड़ित करना, हतोत्साहित करना, डराना, ये आपका उद्देश्य है। आपका उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो मैंने तो कहा था भाई, नान घोटाला, CM सर, CM मैडम कौन है? और उसमें तो ऑफिस में, कार्यालय में करोड़ों रुपए पकड़ा गया था। अभी तक आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ चिट फंड कंपनी जो करोड़ों रुपए ले गए हैं, हजारों करोड़, उसमें काम करना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे बढ़िया केस तो वो है। हमने तो कार्रवाई की, सैकड़ों लोग जेल के भीतर हैं, लेकिन आप उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में विधायक का लड़का 40 लाख घूस ले रहा है, उसके घर में 8 करोड़ रुपए मिलता है और उसको अग्रिम जमानत मिल जाती है। एक तरफ आपके कानून मंत्री न्यायालय को धमकी दे रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका ना निभाए, तो पूर्व जो चीफ जस्टिस है उसको काउंटर करना पड़ा। जस्टिस लोया की क्या स्थिति बनी? यहां जो NIA के जो कोर्ट था उसके जज के साथ क्या हुआ? उसके घर में बम फेंका गया, उसको ट्रांसफर किया गया। तो ये सारी एजेंसियां दबाव में हैं, एजेंसियां भी दबाव में काम कर रही है। और हमारी जितने संस्थान हैं जो हमारे प्रजातंत्र के प्रमुख स्तंभ है, उसको भी कैप्चर करने की कोशिश, उसको दबाव में लाने की कोशिश ये कर रहे हैं। ये प्रजातंत्र के वास्तविक खतरा है। आज मेरे विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें सामान्य प्रशासन, खनिज, विद्युत, और उसके बाद एविएशन, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब विषयों पे चर्चा हुई। और अनुदान मांगों में चर्चा, पहली बात तो ये है कि बिजली की कोई कमी छत्तीसगढ़ में नहीं है। लगातार बिजली की डिमांड भी बढ़ी है, तो उतना हमारे पास बिजली भी है। और नए संयंत्र लगाने का भी हमने फैसला लिया है, जिसमें 1320 मेगावाट की बिजली उत्पादन होगा। तो भविष्य में जैसे आवश्यकता पड़ेगी उसकी डिमांड, उसकी पूर्ति हो पाएगी।
लगातार चाहे वो पारेषण लाइन की बात हो, बढ़ाने के काम सभी स्टेशन और कनेक्शन देने की बात, चाहे वो घरेलू उपभोक्ताओं को हो, चाहे पंप कनेक्शन हो, चाहे व्यावसायिक उत्पादन का हो, उच्च दाब हो, निम्न दाब हो, सब में वृद्धि हुई है। इसका अर्थ ये है कि प्रदेश में लगातार बिजली की खपत बढ़ी है। पिछली सरकार में अधिकतम 4100 मेगावाट तक की रही है, हमारी सरकार में अधिकतम 5400 मेगावाट तक के खपत हुई है। इसका मतलब ये है कि जो राज्य जितना बिजली का खपत करेगा तो वहाँ व्यापार, व्यवसाय और जीवन स्तर में परिवर्तन आएगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन देखने को हमको मिल रहा है। खनिज की रॉयल्टी भी लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, लेकिन भारत सरकार कोयला के रॉयल्टी में 2014 के बाद से एक बार भी वृद्धि नहीं की है, जिसका राज्य को राजस्व में हानि हो रही है। तीसरी बात ये है कि विमानन सेवा बढ़ाने के लिए बिलासपुर में 4C लाइसेंस लेने के लिए लगातार हमारे प्रयास जारी हैं। उसी प्रकार से 3C लाइसेंस के लिए अंबिकापुर भी हम लोग प्रयासरत हैं। उसके लिए जो आवश्यक राशि है वो हम लोग जारी कर दी हैं। तो भविष्य में ये सुविधाएं बहुत निकट भविष्य में इसका लाभ बिलासपुर, अंबिकापुर वासियों को मिलेगा। साथ ही बैकुंठपुर में और कोरबा में, वहाँ भी बैकुंठपुर में हवाई पट्टी और कोरबा में व्यावसायिक उड़ान के लिए भी हम लोग बजट में प्रावधान रखे हैं। तो प्रयास यही है कि प्रदेश में चाहे विमानन सेवा की बात हो, चाहे खनिज संपदा के समुचित दोहन की बात हो, चाहे विद्युत उत्पादन और उसके उपभोग की बात हो, सभी क्षेत्रों में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस तो यार अंग्रेजों से नहीं डरे, उनके मानने वालों से क्या डरेंगे? ये कितना भी कर ले। हमारा सम्मेलन सफल हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग ये जितना कार्रवाई कर रहे हैं, सब चुनाव जीते कि नहीं, उपचुनाव जीते। यहाँ जनता देख रही है कि इन एजेंसियों की किस प्रकार से दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। कोयला की बात है तो 85% कोयला तो ACCL के पास है और उसका उत्पादन ACCL करती है। तो एक अधिकारी पकड़े क्या यदि कोयला चोरी हो रहा है? तो सेंट्रल एजेंसी वहाँ बैठी हुई है सुरक्षा के लिए। क्या आपने कार्रवाई कर ली? क्यों कार्रवाई नहीं करते? यदि ACCL की खदानें हैं, बचत तो एक राजस्थान गवर्नमेंट के पास, एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास, दो और हैं। साडा एनर्जी के पास है, जिंदल के पास है, उसके अलावा और कौन सा खदान चल रहा है मुझे बताइए। छोटे छोटे कई कोरिया और उसमें सरगुजा संभाग में छोटे मोटे कोई खदान में थोड़ा बहुत चोरी करके ले जा रहे हैं, वो एक अलग इशू है, उसमें कार्रवाई लगातार चल भी रही है। लेकिन ये बड़े जो हैं उसमें कौन लोग हैं, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं होती? लगातार उत्पादन क्यों घट रहा है, उसका बढ़ा क्यों नहीं रहे? हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं। जमीन आपको चाहिए तो मुआवजा दीजिए, किसानों को दे नहीं रहे। कितनी बैठकें हो गई, उस बैठकों में मैं बोलता हूँ, और 38 करोड़ रुपया देना है वहां के हितग्राहियों को, उस मुआवजा का पैसा देना कोरबा जिले में, दे नहीं रहे। आपको जमीन कैसे मिलेगी? तो आप यदि नियम से नहीं चलेंगे तो हम तो वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए खड़े हैं। हाँ, जिस प्रकार से कई जगह मुझे विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो आके उस कार्यक्रम को बाधित करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन उसको जनता ने ही उसका जवाब दे दिया। कई जगह बहुत ऑकवर्ड पोजीशन कुछ जगहों में हुई है, लेकिन अब उस शब्दों को मैं यहाँ बोल नहीं सकता, लेकिन इस प्रकार के शब्द कहे गए थे तो उस समय उत्तेजित हुआ था, जिसको बार बार उल्लेख करते हैं। और दूसरी बात है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम से लगातार क्षेत्र में की समस्या का निराकरण भी हुआ है, नए डिमांड आए उसकी घोषणाएं भी हुई है। समाज के लोग बड़ी संख्या में मुलाकात की, जिसके ज़मीन उपलब्ध कराने के बाद, और ज़मीन है तो उसे राशि उपलब्ध कराने का काम इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हुआ है। अब मैं निवेदन ही कर सकता हूँ भाई, यदि कार्गो की स्वीकृति भारत सरकार नहीं दे रही है
और उसे चुनाव से जोड़ के देख रही है, तो ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और आवास के मामले में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई जितने हैं 18 लाख, 11 लाख स्वीकृत हैं, बजट को क्रमबद्ध ढंग से देना है, दूसरे राज्यों की अपेक्षा हमारे यहाँ अच्छी उपलब्धि है और हमने अभी 3200 करोड़ रुपया 3300 करोड़ रुपया बजट में रखा भी है, तो क्रम से देंगे। लेकिन 12 सालों में क्या नए हितग्राही नहीं होंगे? और क्या नए हितग्राहियों को नहीं मिलना चाहिए 18 लाख से अधिक का? तो यदि हम उसको सर्वे करा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से सहमत है कि नहीं? एक ही सवाल है, नए हितग्राहियों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे एक चीज़ बताइए आप, पहला हस्ताक्षर किस बात का करेगा? अभी तो चल ही रहा है, हम तो 3200 करोड़ रुपये रख ही तो दिए बजट में, फिर किस बात का रखेंगे? हम तो सर्वे करा के नए लोगों को भी देंगे क्रमबद्ध ढंग से। और दूसरी बात यह है कि नंद कुमार साय जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उसके बाल नहीं कटाने की चुनौती किसने दी? राम विचार नेता हमने। गजब है भाई, राम विचार नेता हम खुद कसम खाते समझ आता, नंद कुमार साय की कसम खिलवा दिए। अब उस भोले भाले को उस समय भी निपटा दिए थे, जाके मरवाई में अजीत जोगी से चुनाव लड़वा दिए, नेता प्रतिपक्ष निपट गए, रमन सिंह मुख्यमंत्री बन गए। तो ये काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाला है। महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुई और कल पूरे प्रदेश भर से लाखों प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही यहाँ उपस्थित थे और उनकी यह आक्रोश रैली थी, नाराजगी थी, गुस्सा था और उस गुस्सा के प्रकटीकरण के लिए आए थे। मगर जैसे बर्बरता दिखाया भूपेश सरकार ने, जनरल डायर की याद आने लगी। जिस प्रकार हथगोले फेंके गए, जिस प्रकार लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन जिस प्रकार छोड़े गए, ऐसा लगा कि कोई दुश्मन की फौज खड़ी है सामने। जिस निर्दयता पूर्वक पुलिस ने वहाँ पे लोगों को दमन करने का प्रयास किया, आज हमने इसके लिए स्थगन लगाया था और स्थगन का विषय था कि लाखों हितग्राहियों की चिंता और बातचीत करने का विषय था। लाखों लोगों के लिए जिस प्रकार अपमानित किया गया भूपेश बघेल के द्वारा राजधानी में, उस मुद्दे को लेकर था। और जो झूठ बोला गया उसका मैं पर्दाफाश करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी असत्य वचन कर रहे हैं। उनका जो बयान पेपर में बड़े बड़े अक्षर में छपा था उसका मैं खंडन करता हूँ। 15 प्रधानमंत्री शहरी आवास 15-16 से लेकर 18-19 तक उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 271 करोड़ का लाभांश जारी किया और सिर्फ 19,000 आवास बने। ये मुख्यमंत्री का बयान है और ये झूठ और असत्य वचन किए, जबकि कांग्रेस ने उनके अनुसार 19-20 और 22-23 में 93,000 आवास बने। जबकि विधानसभा में 2022 के टीएस सिंहदेव ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि 16-17 से 18-19 तक भारतीय जनता पार्टी ने कुल 2,111 करोड़ राशि खर्च किया और 79,600 मकान का निर्माण किया। ये विधानसभा के जानकारी में है, विधानसभा में है और विधानसभा में इस बात को जानता है कि जिस प्रकार आवास बने थे प्रधानमंत्री आवास। दूसरी गलत जानकारी उन्होंने दी, ये विधानसभा के प्रश्नोत्तरी में उनका जवाब मुझे दिया गया टीएस सिंहदेव द्वारा और ये जवाब बताता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भूपेश सरकार कितनी बुरी तरह से असफल रही। 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 इन आंकड़ों की तुलना में यदि 16-17, 17-18, 18-19 यानी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल और कांग्रेस के शासनकाल से मैं करूंगा तो ये 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 में भूपेश सरकार के आने के बाद कुल 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ 72,103 मकान बने। 72,103 मकान, ये जवाब इनके विधानसभा में है। और भारतीय जनता पार्टी ने 16-17, 17-18, 18-19 में 7,53,080 मकान का निर्माण किया। 4 करोड़ 56 लाख रुपया की राशि खर्चा की गई। ये ग्रामीण आवास की बात है। ये तुलना करिए 7,80,000 और 72,000। इसका मतलब ये हुआ कि भूपेश सरकार के आने के बाद आवास योजना में जो मैचिंग ग्रांट की राशि दी जानी चाहिए थी
वो मैचिंग ग्रांट की राशि नहीं दी गई, जिसके वजह से आज पूरे प्रदेश में आक्रोश और नाराजगी व्याप्त है और जिसकी वजह से कल लाखों लोग आए थे जिनके ऊपर असुर गैस के गोले छोड़े गए, अपमानित किया गया। तो बड़ी बड़ी बात जन घोषणा पत्र में किया, 10 लाख लोगों के लिए इन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज जब सरकार का आखिरी 6 महीना यानी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 2-3-4 महीने में बारिश आ जाएगा, फिर आचार संहिता आ जाएगा। इस अवसर में भी इन लोगों ने जो कैटेगरी तय किया है उस कैटेगरी के अनुसार 50,000 60,000 से ज़्यादा लोग उस कैटेगरी में नहीं आते। जो धान बेचने जाते हैं, जो धान सरकार के पास उन 2 एकड़ से ऊपर के हितग्राहियों का नाम काटा गया, इनकम टैक्स पेई को काटा गया है। 2 साल के लिए देने के लिए इतने सारे मापदंड स्थापित किए गए हैं कि 10 लाख बेरोजगारों के साथ छल किया गया है कि 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे और इसके लिए भी पूरे प्रदेश में आक्रोश है। इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको जानकारी नहीं है, शासन चलाना नहीं आता, जानकारी जुटाना नहीं आता। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगार कौन है ये परिभाषा तय नहीं कर पाई है। आज के प्रश्नों के उत्तर में दिया है बोल रहे हैं, लेकिन जब तक नियम वो पटल में नहीं रखते, नियम राज्यपत्र में प्रकाशित नहीं होता, तब तक वो माना नहीं जाता। हम कई बार बोल चुके इस बात को, घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि साहब जो रोजगार चाहते हैं उसका पंजीयन कर रहे हैं। एक दिल्ली की संस्था को कहाँ से पकड़ लिया, मुंबई की, वो स्वीकार कर रहे हैं कि उसकी आंकड़े मान्यता प्राप्त नहीं है, तो भी उसका रेफरेंस देते हैं बार बार। तो यह छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ छल करना बंद करें, नौजवानों के साथ न्याय करें, भूतलक्षी प्रभाव से उनको 2,500 रुपया महीना ये सरकार दे। महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुई और कल पूरे प्रदेश भर से लाखों प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही यहाँ उपस्थित थे और उनकी यह आक्रोश रैली थी, नाराजगी थी, गुस्सा था और उस गुस्सा के प्रकटीकरण के लिए आए थे। मगर जैसे बर्बरता दिखाया भूपेश सरकार ने, जनरल डायर की याद आने लगी। जिस प्रकार हथगोले फेंके गए, जिस प्रकार लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन जिस प्रकार छोड़े गए, ऐसा लगा कि कोई दुश्मन की फौज खड़ी है सामने। जिस निर्दयतापूर्वक पुलिस ने वहाँ पे लोगों को दमन करने का प्रयास किया, आज हमने इसके लिए स्थगन लगाया था और स्थगन का विषय था कि लाखों हितग्राहियों की चिंता और बातचीत करने का विषय था। लाखों लोगों के लिए जिस प्रकार अपमानित किया गया भूपेश बघेल के द्वारा राजधानी में, उस मुद्दे को लेकर था और जो झूठ बोला गया उसका मैं पर्दाफाश करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी असत्य वचन कर रहे हैं। उनका जो बयान पेपर में बड़े बड़े अक्षर में छपा था उसका मैं खंडन करता हूँ। 15 प्रधानमंत्री शहरी आवास 15-16 से लेकर 18-19 तक उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 271 करोड़ का लाभांश जारी किया और सिर्फ 19,000 आवास बने। ये मुख्यमंत्री का बयान है और ये झूठ और असत्य वचन किए, जबकि कांग्रेस ने उनके अनुसार 19-20 और 22-23 में 93,000 आवास बने। जबकि विधानसभा में 2022 के टीएस सिंहदेव ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि 16-17 से 18-19 तक भारतीय जनता पार्टी ने कुल 2,111 करोड़ राशि खर्च किया और 79,600 मकान का निर्माण किया। ये विधानसभा के जानकारी में है, विधानसभा में है और विधानसभा में इस बात को जानता है कि जिस प्रकार आवास बने थे प्रधानमंत्री आवास। दूसरी गलत जानकारी उन्होंने जी, ये विधानसभा के प्रश्नोत्तरी में उनका जवाब मुझे दिया गया टीएस सिंहदेव द्वारा और ये जवाब बताता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भूपेश सरकार कितनी बुरी तरह से असफल रही। 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 इन आंकड़ों की तुलना में यदि 16-17, 17-18, 18-19 यानी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल और कांग्रेस के शासनकाल से मैं करूंगा
तो ये 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 में भूपेश सरकार के आने के बाद कुल 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ 72,103 मकान बने। 72,103 मकान, ये जवाब इनके विधानसभा में है। और भारतीय जनता पार्टी ने 16, 17, 17, 18, 18, 19 में 7,53,080 मकान का निर्माण किया। 4,56,00,000 रुपया की राशि खर्चा की गई। ये ग्रामीण आवास की बात है। ये तुलना करिए 7,80,000 और 72,000। इसका मतलब ये हुआ कि भूपेश सरकार के आने के बाद आवास योजना में जो मैचिंग ग्रांट की राशि दी जानी चाहिए थी, वो मैचिंग ग्रांट की राशि नहीं दी गई, जिसके वजह से आज पूरे प्रदेश में आक्रोश और नाराजगी व्याप्त है। और जिसकी वजह से कल लाखों लोग आए थे, जिनके ऊपर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, अपमानित किया गया। ऊर्जा की हमारे प्रदेश में जो स्थिति है, जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी उस समय हमारा जो उत्पादन 3424 मेगावाट की थी, और भूपेश बघेल के सरकार बनने के बाद बिजली के उत्पादन में गिरावट आई, और गिरावट आने के बाद में अभी 2984 मेगावाट हो गई। मतलब आपका उसको मेंटेन भी नहीं कर पाए। कभी ये सरप्लस स्टेट था, कटौती नहीं होती थी। आज पंपों का कनेक्शन का 5 बजे से 11 बजे रात तक कटौती हो गई, और ये जो बिजली के अव्यवस्था के शिकार पूरा प्रदेश को इसके कारण में झेलना पड़ रहा है। दूसरी बात, जो बिजली के बिल और उसमें जो करामात किए गए, तो उसमें भी जो एक बड़ा घोटाला का मामला आया कि पैसा संग्रहण में वितरण कंपनी में पिछले दिनों बिजली के संग्रहण राशि में जो गड़बड़ियां उजागर हुई, अंबिकापुर, मस्तूरी, शिवरी नारायण बिजली कंपनी को 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा के सामने क्षति हुई है। और इस प्रकार से एक ऐसा स्टेट जो बिजली के मामले में सरप्लस था, आज कटौती की स्थिति में आ गई। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि ये प्रदेश तेंदुपत्ता के बारे में, ये सरकार कहती है कि हमने 4,000 रुपये कर दिया मानक बोरा, और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। मैं आपको बताऊंगा, हमारा 2017 का उदाहरण मैं इनके कार्यकाल के 2021 से करना चाहता हूं। उस समय हम लोग 2500 रुपये मानक दर देते थे बोरा, और ये 4,000 देते थे। तो 2017 में 17,10,000 के तेंदुपत्ता की खरीदी हुई, और ये जो 4,000 बढ़ाने के बाद में 9,13,000 की वृद्धि हुई। भुगतान जो उनको हुआ 749 करोड़ का हमारे कार्यकाल में, और 110 करोड़ का इनके कांग्रेस के कार्यकाल में। और एक प्रकार से हम यदि कुल भुगतान को देखेंगे तो 1176 करोड़ मिला जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हैं 2017 में, और 2021 में 630 करोड़ मिला। इस प्रकार से जो तेंदुपत्ता के जो मामले हैं, तेंदुपत्ता में भी इसी प्रकार से जो मामले उजागर हुए हैं। करके जो मंत्री जी का जवाब आया कि वास्तविक में किसी भी संस्था को, किसी भी क्लब को यदि रेगुलर अनुदान देना है तो अनुदान देने के बाद में उसकी ऑडिट होनी चाहिए, संस्था पंजीकृत होनी चाहिए, और उसके आधार पर कितना उसका खर्च हुआ है, कैसे खर्च हुआ है, इसके आधार पर ये तय की जाती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वित्त विभाग के संहिता भाग 1 में लिखा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर 132 करोड़ रुपये जो छत्तीसगढ़ के लोगों के खून पसीने का कमाई है, ऐसे राशि को ऐसे संस्था को दिया जाना जिनका पंजीयन नहीं है, ऑडिट नहीं है, खुद वो ऑडिट करेंगे, जो संस्था है वो ऑडिट करेगी। और जब संस्था ऑडिट करेगी तो आप समझ सकते हैं कि उस पैसे का कितना उपयोग होगा। और इसलिए मैंने मंत्री जी से कहा, चाहे समाज कल्याण का हो या बाकी में देखेंगे कि लोग पंजीयन कराने के बाद में 3 साल बाद में
उनको अनुदान राशि दी जाती है, जिनको रेगुलर जो अनुदान राशि दी जाती है। तो एक प्रकार से ये भ्रष्टाचार का अड्डा बनेगा और इस पैसे का जो सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि कमांड किसी के, उस नियंत्रण किसी का नहीं होगा और नियंत्रण नहीं होने के कारण उस राशि का अपव्यय होने की पूरी संभावना है। एक साल किसी भी संस्था को दी जा सकती है, लेकिन रेगुलर रूप से आप 132 करोड़ रुपए प्रदेश के खजाने से आप दे रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से उसकी ऑडिट भी होनी चाहिए, पंजीकृत भी होनी चाहिए। लेकिन मंत्री जी का जवाब नहीं आया और जवाब देने में असमर्थ रहे। इस बात को लेकर के हमने वॉकआउट किया और वॉकआउट करके ये संदेश दिया है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों के खून पसीने की पैसे की राशि बंदरबाट कैसे किया जाता है, कैसे उड़ाई जाती है, उसका उदाहरण ये आपके राजीव वितान योजना है। देखिए, चुनाव में 6-7 महीना बाकी है, आचार संहिता लग जाएगी। विधायक को भी लगने लगा है कि सरकार के क्रियाकलाप से सरकार आने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार के मंत्रियों के द्वारा विभागों में उनका नियंत्रण खत्म हो गया है, करप्शन बढ़ने लगा है, इस बात को लेकर के अब कांग्रेस के विधायक अपने मंत्री को घेरने में सदन में लगे हैं। आज भी जो मामला आया दारू के विषय में, शराब के विषय में, कि किस प्रकार से वहाँ पर इस शराब को लेकर के प्रतिस्पर्धा चल रही है और प्रतिस्पर्धा के बाद में जो मंत्रियों के संरक्षण में, मुख्यमंत्री के संरक्षण में जो अवैध कार्य हो रहे हैं, उस बातों को आज सत्ता पक्ष के विधायक ने उठाया और जोर शोर से उठा करके उन्होंने इस बात को रखा। आप 2 दिन पहले आप देखें कि लगातार विधायक, चाहे डीएफ के मामला को लेकर के हो, नियुक्ति के मामला को लेकर के हो, हम लोग जिस बात को उठाते हैं, आज सत्ता पक्ष के विधायक उस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये जो सरकार है अनैतिक कृत्य में लगी हुई है, गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, अवैध कार्य कर रहे हैं और उसका संरक्षण इस प्रदेश के मुखिया और मंत्री सब कर रहे हैं। ये सरकार की स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री के बजट भाषण जो है, उनके विभाग के जनसंपर्क के अधिकारियों की भूमिका बदल गई है। आज जनसंपर्क अधिकारी न रह करके ऐसा लग रहा है जैसे उनके कार्यालय के अधिकारी हो गए और इस प्रकार से गलत आंकड़ा पेश करना, गलत आंकड़ों के साथ में मुख्यमंत्री को आगे बढ़ाना और अंत में फिर वही ढाक के 3 पाँव नीचे आना। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं मैं। जब मैं क्वेश्चन लगाया था उस समय मुख्यमंत्री ने 4,65,000 का बोर्ड लगाया था नौकरी के नाम पर और अंत में 20,000 का उन्होंने स्वीकार किया कि 20,000 दिया गया। तो मुख्यमंत्री का जो केवल बढ़ाने चढ़ाने के लिए उसको जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति चौपट हो गई है। ये सरप्लस राजस्व की बात करते हैं, लेकिन मैचिंग ग्रांट के लिए राशि इनके पास में नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बना पा रहे हैं आप जल मिशन के काम में मैचिंग ग्रांट की राशि नहीं दे पा रही सरकार। और ये कितने ही वादा कर ले, लेकिन अपने वादा को इन्होंने खुद नहीं निभा पाए। और इस बार ये जो सर्वे की बात करते हैं, बाकी जो बात करते हैं, तो इसी प्रकार से केवल लोगों को छलने का काम इस 4 साल में किया है और इस 4 साल में बंटाधार करने का काम इस प्रदेश को, इस मुख्यमंत्री के सरकार के कार्यकाल में हुआ है और इसलिए हमने उसका विरोध किया है। ओल्ड पेंशन योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी का जवाब आया है कि फरवरी में कितने लोगों ने सहमति दी है, उसमें 800 कुछ लोगों का सहमति आया और 3 लाख लोगों ने, उनकी अभी तक की ये जानकारी नहीं आई कि सहमति दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, किस स्थिति में जा रहे हैं। जिस बात को चीख चीख करके मुख्यमंत्री चिल्ला रहे हैं कि मैं ओल्ड पेंशन योजना लागू कर रहा हूं और उसमें सभी लोग की सहमति है, लेकिन अपने जवाब में मुख्यमंत्री ने केवल 800 लोगों का उन्होंने बताया है कि इतने लोगों की सहमति मिली है, बाकी के बारे में मौन है। तो एक प्रकार से उनकी योजना जो जिस बात को लेकर के मुख्यमंत्री दुहाई दे रहे हैं, आज अनिश्चितता की स्थिति में पूरे प्रदेश में है।
और जिस बात को लेकर के मैंने मुख्यमंत्री से स्वयं प्रश्न किया था और लिखित में उसका जवाब आया। मैं यही तो बता रहा हूँ, बेरोजगारी भत्ता के लिए हम आवेदन लेंगे, यही हमने कहा। हमने क्राइटेरिया सेट किया है। हमने कहा है कि उसमें आप आय का मापदंड रखा है, हमने उसमें उम्र का मापदंड रखा है, हमने उसमें सरकारी नौकरियों का मापदंड रखा है। कोई भी जो उस आय की सीमा से और उससे अंदर में रहेगा, हम सब उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, यही हमने बनाया है। नहीं, देखिए, विपक्ष थोड़ा कंफ्यूज है इस मामले में। इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पंजीयन नहीं है। एक एक ब्रांच, देखिए, जो मेन संस्था है राजीव गांधी युवा मितान क्लब, उसका पंजीयन हुआ है और हर गांव में जो सदस्य बने हैं वो उनके ब्रांचेस हैं। तो मेन संस्था का पंजीयन हो गया और उन सब संस्थाएं उसके उस मेन संस्था के ब्रांचेस हैं। इसलिए सभी गांव के जो युवा मितान क्लब है उसको पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। जो विपक्ष है वो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि हर पंचायत का जो युवा मितान क्लब है वो पंजीयन क्यों नहीं है। तो ये हमने आज क्लियर किया, उनको भी समझ में आ गया, लेकिन विपक्ष को आरोप लगाने का तो अधिकार है। ऑडिट का प्रावधान है और अभी पहली किस्ती मिली है, अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। अगर किसी तरह का ऑडिट होगा और किसी तरह की अनियमितता होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ों को मिक्स मत करिए। एक पंजीकृत बेरोजगार है, उनकी संख्या है, और एक जो बेरोजगारी का आंकड़ा है, दर है, वो अलग है। वो एक कंपनी जारी करती है। पहले केंद्र सरकार, जब पहले की जितनी भी सरकारें रही हैं, वो सरकारी आंकड़ा प्रस्तुत करती थी हर प्रदेश का और ओवरऑल पूरे देश का। लेकिन हुआ क्या कि जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तब से उन्होंने ये आंकड़ा देना बंद कर दिया और उस कारण से अब कोई सरकारी आंकड़ा है नहीं। सरकारी आंकड़ा है नहीं, इसलिए एक प्राइवेट कंपनी है जो ये आंकड़ा प्रस्तुत करती है, CMEI, और वो प्रस्तुत करती है और उसके आंकड़े को हमने प्रदर्शित किया। विपक्ष का ये कहना है कि वो सरकारी नहीं है तो आपने कैसे प्रस्तुत किया, जबकि सरकारी आंकड़ा कहीं प्रस्तुत नहीं हो रहा है पिछले 8 साल से। तो ये केंद्र सरकार ने ये बंद कर दिया है और हमारी तो मांग है कि अगर वो प्रस्तुत करे तो हमको भी सही आंकड़ा पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को 15 साल शायद वो लोग भूल गए कितने घर में बैठे बैठे प्रकरण दर्ज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, जनप्रतिनिधियों पर हुए, किस प्रकार से उस समय किया जाता था। लेकिन जो कल की घटनाएं आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडानुमा कार्यकर्ता पुलिस के साथ किस प्रकार से हाथापाई कर रहे थे और वो पुलिस का काम रोकने का है, उन्होंने रोकने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि 4 साल तो जनता के बीच में गए नहीं, अब चुनाव का समय नज़दीक है, इसलिए झूठी हमदर्दी लेने का काम जनता के बीच में करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। सिर्फ नाटक नौटंकी करना उनका काम है और उसी को वो लगातार कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो एमसीबी ज़िला है वो मध्य प्रदेश से लगा हुआ ज़िला है और वहाँ मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। तो लगातार जो शराब माफिया है जो मध्य प्रदेश में फल फूल रहे हैं, उनकी जो शिवराज सिंह चौहान जी की मामा जी की जो शराब है वो लगातार आके हमारे ज़िले में उसकी अवैध बिक्री हो रही है। उसके लिए आज मैंने एक पूरक प्रश्न लगाया था जिसमें माननीय मंत्री जी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और निश्चित रूप से जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो ये कार्रवाइयाँ कम होती थी और लगातार जो अंतर्राज्यीय तस्कर थे उनके हौसले बुलंद थे। अभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कार्रवाई की आवश्यकता है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से जो प्रश्न लगाया था, पूरक प्रश्न लगाया था, उसमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है और जो अंतर्राज्यीय गिरोह है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जी, निश्चित रूप से कुछ जो हमारे शहर में, हमारे जो क्षेत्र में कुछ जो ढाबे वाले हैं, होटल वाले हैं जो इस तरह के क्रियाकलाप में लिप्त रहते हैं। एक का तो मैंने नाम भी बताया, सुचित्रा दास करके, वो यहाँ तक बोल रही हैं कि अन्य जगहों पे जब दारू नहीं बिकेगा मध्य प्रदेश का तो मैं भी नहीं बेचूंगी। तो ये बहुत चिंताजनक बात है और इसलिए माननीय मंत्री जी को संज्ञान में लाया इस बात को और उसके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। 15 मार्च दिन बुधवार को प्रदेश की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर विधानसभा घेराव का एक सफल कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें
पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लाखों प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही पूरे क्षेत्र के सुदूर क्षेत्रों से यहाँ पहुंचे, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से यहाँ आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विराट स्वरूप में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं इसके लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति, प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के प्रति और सभी नागरिकों के प्रति अत्यंत विनम्रता से इस कार्यक्रम को विराट स्वरूप देने के लिए और सफलता के सोपान तक पहुंचाने के लिए, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए मैं आप सभी के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मंत्री जी जो है अमरजीत भगत जी कह रहे हैं कि मैं तो पूछ कटा दूंगा अगर कांग्रेस हार गई। आप क्या कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट आपका भी आएगा कि आप भी कुछ ऐसा अभी बहुत समय है चुनाव में, अभी से बोलने से ये जल्दीबाजी होगा। चुनाव के समय हम बताएंगे क्या क्या करना है, क्या 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 करेंगे। तो इसलिए आज अमरजीत भगत का बातों को गंभीरता से ले और भारतीय जनता पार्टी रातों को बदल गया। बेचारा नंद कुमार साय को पैर तोड़ेंगे, कभी पूजा बनाएंगे, टिकट नहीं देंगे, ना परिवार को देंगे, ना उसको आगे बढ़ाएंगे। उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, क्यों दिक्कत है? खाली बाल काटने के लिए बैठा है। इसलिए हमारा आदिवासी आदमी उनको हम पुजारी रूप में देखते हैं, उनको वड्डे जैसा देखते हैं। इसको उनको फंसाने का जो काम कर रहे हैं वो फंसने वाला भी नहीं है। लेकिन एक आदिवासी ने दूसरे आदिवासी को ही तो फंसाया है। नहीं, वो फंसाए नहीं, ये तो खुद मन से बोला है। अमरजीत भगत को कोई फंसाए नहीं, ना पार्टी फंसाए। वो दोनों चाहे आदिवासी हो, वो पार्टी का गुण है, आरएसएस का दिमाग है, वो उसमें चलते हैं। हम लोग अपना दिमाग से चलते हैं। हम लोग देश के लिए मरते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। इन लोग कूद के लिए मरते हैं, कूद के लिए लड़ते हैं। अगर बीजेपी की सरकार नहीं आएगी तो अमरजीत भगत कह रहे हैं कि कांग्रेस हार गई तो मैं बूझ कटवा दूंगा। आप भी कोई चुनौती दे रहे हैं कुछ? आज आपको याद हो क्या नाम सौरभ जी, आपको पता नहीं है, जबरदस्ते राम विचार नेता ने वो जो नंद कुमार साय को जबरदस्ती बोला है नंद कुमार साय बाल काटने के लिए तैयार नहीं है। ये कल ही अभी व्हाट्सएप में चल रहा है। वो झूठा पैसा दिया है, वो ईमानदार आदमी है, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको सामने कुर्सी नहीं मिलता है। राम विचार अपना मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में और इसको नंद कुमार साय को फंसाया है, वो नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा जो खाद्य मंत्री जो बोला है वो पक्का है। मैं अभी अंदर में पूछा हूँ, अंदर में पूछा, वो पक्का बात किया है। हाँ, मतलब आप लोग ये मुख्यमंत्री के दावेदार है, सांसद का दावेदार है, केदार कसे का मुंह क्यों नहीं कट रहा है, और इसका रमन सिंह का क्यों नहीं कट रहा है, तुम्हारा बिरज मोहन अग्रवाल बड़ा बड़ा मुंह रखा है, उसका नहीं कट रहा है। वो बेचारा, उनको टिकट नहीं मिला, उनको आयोग से भी निकाल दिया गया। वो अपना बेचारा बाबा बन के घूम रहा है। हमारा बाबा को क्यों फंसा रहे हैं? ये झूठ बोलने वाला बात है। लेकिन अमरजीत भगत ने बोला है, वो सही बात बोला है। वो अब मुंह भी कटेगा, कान भी कटवाएगा। लेकिन मेरा इसी पे सवाल है, लेकिन कर्मचारी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं आना चाहते। आज हमारा सरकार ओल्ड पेंशन देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है, घोषणा किया था। और दिल्ली के सरकार और हमारे पुराना राज मध्य प्रदेश में भी सरकार हाथ उठाया है। हमारा सरकार गंभीर है अधिकारी के प्रति। जो भी मांगे होंगे उनको बैठ के बात करेंगे और उनका ओल्ड पेंशन हम जरूर छत्तीसगढ़ सरकार वायदा किया है उनको पूरा करेगा। इसमें एक मामला ये भी कि मध्य प्रदेश में कर्मचारी चाह रहे कि ओल्ड पेंशन मिले। शिवराज सिंह ने कहा कि देंगे, लेकिन जब प्रश्न में पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारी ऐसी कोई योजना नहीं। भारतीय जनता पार्टी बोलती अलग है, उनको दिखाने का दांत अलग, काने का दांत अलग है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी का रास्ता में चलने वाला पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जब भी जनता हो, चाहे ओल्ड पेंशन हो, चाहे कर्मचारी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, देने वाला हिंदुस्तान का भूपेश बघेल का पहला सरकार है। भूमिहीन किसान को पैसा देने वाला
हिंदुस्तान का पहला सरकार है, चिराग गुनिया को देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। तो इसलिए नंबर 1 मुख्यमंत्री, नंबर 1 काम। तो छत्तीसगढ़ में दुनिया में नाम कमाने वाला अगर कोई पार्टी है, कोई सरकार है, कोई मुख्यमंत्री है, वो भूपेश बघेल है। बीजेपी कह रही है तो फिर कर्मचारी लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं यूपीएस का लाभ लेने के लिए? वो उनको बहुत दुख है। कल बड़ा आंदोलन करने के लिए 1 लाख का घोषणा किए थे, 10,000 आंदोलन में आए। तो इसलिए इन लोग बहुत परेशान है, डगमगा रहे हैं। तो इसलिए वो कुछ भी बोले, लेकिन हमारा सरकार जो वायदा किया वो पूरा करेगा। सर एक मिनट, नंद कुमार साहब। जय श्री राम। मेरे बहुत ही स्नेही आत्मीय कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, आप सबके अथक परिश्रम मेहनत से कल विधानसभा के घेराव का आंदोलन ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बना है और इस आंदोलन को ऐतिहासिक और सफल बनाने में आपने जो मेहनत की, आपने जो परिश्रम किया, उसके लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 16 लाख हितग्राहियों की हक की लड़ाई के लिए आपने जिस बहादुरी और उत्साह के साथ इस आंदोलन को सफल बनाया, निश्चित रूप से आप सबके अथक परिश्रम और मेहनत से राज्य की इस गरीब विरोधी, अन्यायी, अत्याचारी और तानाशाही वाली सरकार को उखाड़ फेंकने में सफलता मिलेगी और लोगों को उनके अधिकार दिलाने में हम सफल होंगे। और इसलिए हम सब मिलकर लगातार काम करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और तब तक नहीं बैठेंगे जब तक इस अन्यायी और अत्याचारी सरकार को उखाड़ कर फेंक न दें। विश्राम कल, संघर्ष ही है हल। और इसलिए आपको फिर से प्रणाम और